अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 14 अक्टूबर 1947 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक वीडियो में कहा था, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। There is no power on earth that can undo Pakistan. इंडिपेंडेंस डे जहां सेलिब्रेशन का मौका है, वहीं तारीख रकम हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसे द ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके नतीजे में इंसानी तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन देखने को मिलती है। अगस्त 1947 और मार्च 1948 के दरमियान तकरीबन 6 मिलियन मुसलमान माइग्रेट कर जाते हैं इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, और वहीं 4.5 मिलियन हिंदूज एंड सिख्स को माइग्रेट करना था अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पाकिस्तान से इंडिया की तरफ। 10 से 11 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए और अपनी हस्ती बस्ती बसी बसाई जिंदगी को छोड़कर किसी को वहां से यहां तो किसी को यहां से वहां जाना पड़ता है। इस तमाम माइग्रेशन के दरमियान 1 मिलियन लोग अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? आखिर ये पार्टीशन हुआ क्यों था? ऐसी क्या वजूहात थी जो कि ये पार्टीशन हमें देखने को मिलता है? तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। पार्टीशन के बारे में जब भी आप लोगों से बात करेंगे तो लोगों के पास बहुत एक्साइटिंग स्टोरीज होती हैं आपको बताने के लिए, इन विच वेरी फेमस स्टोरी इंक्लूड्स, जब भी आप लोगों से पार्टीशन के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू एंड एडवीना माउंटबेटन, ये तीनों लंदन के एक कॉलेज में साथ पढ़ रहे थे जिसका नाम था हैरिस कॉलेज। वहीं इनका लव ट्रायंगल जैसा कुछ चलने लगता है एंड एडवीना जाती हैं अपने हस्बैंड लुइस माउंटबेटन के पास, जिनको हम लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से भी जानते हैं, और फरमाती हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 2 हिस्से कर दिए जाएं ताकि जिन्ना और नेहरू दोनों को सेपरेटली प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये कहानी सुनने में तो बहुत लुत्फानंदोज होने वाली है, लेकिन जब भी आप इसमें थोड़ा भी डीप डाइव करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कहानी पार्टीशन की नहीं बल्कि किसी बॉलीवुड फिल्म की जरूर हो सकती है, क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी लॉ स्टडीज शुरू करी थी लिंकॉन्स इन से 1892 में। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू सिर्फ 3 साल के थे और एडवीना का तो तब इस दारिफानी में वजूद ही मुकर्रर नहीं हुआ था, मतलब वो पैदा ही नहीं हुई थी, क्योंकि एडवीना की पैदाइश हुई थी 1901 में और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्टडीज शुरू करी थी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से 1907 में। अब कहने और सुनने के लिए कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन आइए नजर डालते हैं डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री पे कि आखिर हुआ क्या था, दरअसल हकीकत में पार्टीशन की आखिर वजह क्या थी। इस सब में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस पार्टीशन के कंप्लीटली अगेंस्ट थे, जिसमें एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे थे महात्मा गांधी, जो सरे फहरिस्त शामिल थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी स्टार्ट में इस पार्टीशन को अपोज कर रहे थे, लेकिन फिर इस हद तक पार्टीशन के साथ हो गए थे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए करी गई ऑफर भी रिजेक्ट कर दी, एंड ऑन विच जिन्ना सेड, आज़ाद इंडिया के हवाले से गांधी जी का जो ख्याल है वो बहुत अलग है, बुनियादी तौर पर अलग है। अब रिमेनिंग कांग्रेस लीडर जैसे सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ये प्लान 3 जून 1947 को ही एक्सेप्ट कर लिया था। British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. With reservations, of course, the plan has had a good reception. From Nehru for the Hindus, from Jinnah for the Muslims, and from Sardar Baldev Singh for the Sikhs. उस वक्त के एक स्टेटमेंट में सरदार पटेल फरमाते हैं, ऐसा कोई नहीं जो ये पार्टीशन चाहता हो। मेरा दिल भी बहुत भारी है, लेकिन चॉइस क्या है, एक बंटवारा या बहुत सारे बंटवारे? वी मस्ट फेस फैक्ट्स। जज्बात में नहीं बह सकते। सरदार पटेल जिस सिचुएशन की बात कर रहे थे वो सिचुएशन और भी कई साल पहले से बन रही थी। हम जिस जमाने की इस वक्त बात कर रहे हैं ये जमाना था लुइस माउंटबेटन का, और इनसे पहले के वाइसराय थे 1943 से लेकर 1947 तक आर्चिबाल्ड वेवल। ये दरअसल उन लोगों में से थे, हैरान होने वाली बात तो है, लेकिन ये दरअसल उन लोगों में से थे जो पार्टीशन नहीं चाहते थे। इनकी शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान ऑफ जून 1945 इनकी इसी बात की कोशिश दिखाती है। उसके बाद बारी आती है लुइस माउंटबेटन की, जिनके लिए ये सारी सिचुएशन समझना काफी मुश्किल था, क्योंकि वो बस अभी मार्च 1947 में ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वाइसराय बने थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट आते हैं तो यूके के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने उनको नसीहत करी थी कि ट्राई टू अवॉइड पार्टीशन। पाकिस्तान हो या इंडिया, मेजॉरिटी लोगों का मानना यही है कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज कभी एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सके। इनका कल्चर आपस में एक दूसरे से इतना डिफरेंट था कि कभी एक दूसरे के साथ हिस्ट्री में रह ही नहीं सके।
जो लोग ऐसा बिलीव रखते हैं उन लोगों का मानना ये भी है कि मुसलमान राजा बुरे थे और हिंदू राजा अच्छे थे, और ऑपोजिशन में यही बात उलट है कि मुसलमान राजा अच्छे थे और हिंदू राजा बुरे थे। मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर अगेंस्ट ईच अदर ऑल द टाइम। सब कॉन्टिनेंट में जो भी लड़ाइयाँ हुई थी पिछले हजारों सालों में, वो सब रिलीजन के बेसिस पर हुई थी। लेकिन ये सब सच नहीं है दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर लड़ाइयाँ जो लड़ी गई थी राजाओं और महाराजाओं के बीच में, वो ग्रीड फॉर पावर के बेसिस पे लड़ी जाती थी कि एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा से और एक मुस्लिम राजा दूसरे मुस्लिम राजा से लड़ रहे हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए हिस्ट्री से हमें काफी सारी दलाइल भी मिल जाती हैं, जैसे कि मराठास और राजपूत के बीच हुई बैटल ऑफ पठान, दोनों ही हिंदू थे। वहीं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुई मुगल इंपीरियर मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, ये दोनों मुस्लिम थे। सिमिलरली 1576 की फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बज़ाहिरी तौर पर देखकर तो लगेगा कि इट वॉज अ रिलीजियस वॉर, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, क्योंकि बादशाह अकबर के आर्मी जनरल थे राजा मान सिंह जो कि एक हिंदू थे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप सिंह के आर्मी जनरल थे हाकिम खान सूरी जो कि एक डिसेंडेंट भी हैं शेर शाह सूरी के। बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर ये वॉर्स मजहब के नाम पे होती तो ये आपस में तो कभी ना लड़ते। हम अगर हर तरफ अपनी नजर दौड़ाएं तो हमें हिस्ट्री में सेकुलर महाराजा भी देखने को मिल जाते हैं जिनमें बादशाह अकबर का नाम सरे फहरिस्त शामिल है, क्योंकि इन्होंने अमन अमान की खातिर हिंदू राजकुमारी जोधाबाई से शादी करी थी। खैर, अब राजा महाराजा की बात तो हो गई एक तरफ, लेकिन आम शहरी का क्या? तो हिस्ट्री से हमें एक सूफी शायर मोहम्मद आमिर खुसरो मिलते हैं। तकरीबन आज से 800 साल पहले 1200 के टाइम में इनकी पैदाइश हुई, और इन्होंने मुस्लिम होते हुए होली सेलिब्रेशन के ऊपर एक अपनी पोम लिखी थी। वहीं हमें 1400 के टाइम से मिलते हैं कबीर दास जो कि एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट थे, आइदर हिंदू और मुस्लिम, जिन्होंने अपनी एक कहावत में कुछ इस तरीके से अल्लाह और भगवान दोनों को सलाम पेश करा था कि कोई जपे है रहीम रहीम, कोई जपे है राम, दास कबीर है प्रेम पुजारी, दोनों को प्रणाम। रही बात मुस्लिम पीरियड की, तो 1757 से पहले जब मुस्लिम पीरियड था, मुसलमानों की बादशाहत थी, तो उस वक्त की भी हमें दर्जनों मिसालें मिल जाएंगी कि उस वक्त भी हर किसी के रिलीजन का और उसकी सकाफत का भरपूर ख्याल रखा जाता था। जैसे कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम में मुगल कोर्ट्स में सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि होली भी सेलिब्रेट करी जाती थी, जिसे ईद गुलाबी के नाम से सेलिब्रेट करते थे। रेड फोर्ट के बैक साइड पे मेला लगा करता था, और जिसे आज आप और हम दिवाली के नाम से सेलिब्रेट करते हैं या दिवाली के नाम से जानते हैं, उसे जश्न चरांगा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता था। अकबर बादशाह की बादशाहत में ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, जो कि हिंदुइज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बादशाह अकबर ने रामायण और महाभारत को भी पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, बात करते हैं अवध के नवाब वाजिद अली शाह की, जिन्होंने यूनिटी की मिसाल कुछ इस तरीके से कायम करी कि एक दिन मुहर्रम और होली का इवेंट कोइंसाइड कर जाता है। जब ये बात हिंदुओं को पता चलती है कि आज डे ऑफ मॉर्निंग है, इस दिन पे सोग मनाया जाता है, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो होली सेलिब्रेट नहीं करेंगे। और ये बात जब बादशाह को पता चलती है, अवध के नवाब को पता चलती है, वाजिद अली शाह को पता चलती है, तो वो खुद घर से बाहर आते हैं और होली का पहला रंग खुद लगाते हैं। तो ऐसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हमारे वर्ल्ड का एक स्पेसिफिक सेक्शन का बिजनेस चलता ही इस बात से है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ाई जाए। टॉपिक से हटकर ये सब बताने का मकसद बस इतना था कि ये कोई रिलीजियस वॉर नहीं थी, इट वॉज जस्ट टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स। वेल, बैक टू द टॉपिक, और पार्टीशन क्यों हुआ था कि कहानी में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 1757 में, जब बैटल ऑफ पलाशी या बैटल ऑफ प्लासी होती है रॉबर्ट क्लाइव और नवाब के बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में। इस वक्त नवाब साहब के जंग के दौरान कमांडर थे मीर जाफर, और जंग के दौरान इन्हीं की धोखेबाजी की बदौलत नवाब साहब को शिकस्त होती है। लेकिन ये सिर्फ नवाब साहब की शिकस्त नहीं थी, यहाँ पे इख्तिताम होता है मुस्लिम पीरियड का और आगाज होता है कंपनी रूल का। और किसको पता था कि ये कंपनी रूल अगले 100 साल तक कायम रहने वाला है। इस वक्त की प्राइमरी लैंग्वेज पर्शियो अरबिक थी और सेकेंडरी लैंग्वेज उर्दू थी। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं 1857 में, रिवॉल्ट ऑफ 1857, मुस्लिम हिंदू यूनिटी की एक और बड़ी मिसाल, जब दोनों हिंदू और मुस्लिम राजाओं ने एक साथ मिलकर कंपनी रूल के अगेंस्ट फाइट करा था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल जो कि सेकंड वाइफ थी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की, कुंवर सिंह और जनरल बख्त खान, इन सब ने बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर एक्सेप्ट करा था।
रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कंपनी रूल खत्म होता है और शुरुआत होती है ब्रिटिश राज की। लेकिन इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश राज डर गए थे कि अगर और ऐसी रेवोल्यूशंस होंगी तो इनका राज जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, और तभी ब्रिटिश राज ने अपनी फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इस्तेमाल करा। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को समझने के लिए हमें कांग्रेस की बुनियाद को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने में एक ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम की बड़ी मदद शामिल थी। ये एक बहुत पायस पर्सन थे जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे एक बहुत डेयरिंग रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश एट्रोसिटीज को इस रिवॉल्ट का जिम्मेदार ठहराया था और खुले अल्फाज में सारी हकीकत बयान कर दी। इन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने वॉइसराय को ओपनली क्रिटिसाइज करा था, जिसके नतीजे में इनको अपने रैंक से डिमोट कर दिया गया और बाद में इन ऑफिसर्स ने इस्तीफा भी दे दिया और 1886 में एक पोम लिखी जिसमें ये सब कॉन्टिनेंट के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अपने लिए एक अलहदा सेपरेट स्टेट की डिमांड करो। पार्टीशन की बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह ये भी करार दी जाती है कि जब हिंदू कम्युनिटीज स्पेशली फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड उद चाहते थे कि पर्शो अरबिक स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया जाए देवानगारी से और हिंदी को अडॉप्ट करा जाए एज अ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, उनका तकाजा एक तरफ। लेकिन जब 1867 में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने या ये कहें कि ब्रिटिश राज तैयार थे इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, तो यही बात वजह बनती है हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी की। कांग्रेस अब एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी जिसने डिमांड करी कि हमारे एजुकेटेड पर्सन्स को ज्यादा शेयर दिया जाए गवर्नमेंट में। उस वक्त के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, जिन्होंने अपना अप्रूवल दिया कांग्रेस के पहले सेशंस के लिए। इनिशियली इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कांग्रेस के सेशन से, बट देन ही रियलाइज्ड कि इससे ब्रिटिश राज को खतरा हो सकता है। इन्होंने कांग्रेस से रिक्वेस्ट करी कि अपने सेशंस में नॉन पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स पे फोकस रखें, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। जहां कांग्रेस अपना एजेंडा रख रही थी, वहीं मुसलमानों की सकाफत या ये कहा जाए कि मुसलमानों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट उस एजेंडा से बिल्कुल जुदा था, और यहीं से आगाज होता है दो कौमी नजरिए का। इस मौके पे हमें एक सुनी सुनाई कहानी ये भी सुनने को मिल जाती है कि जब लॉर्ड डफरिन को एहसास हुआ या महसूस होता है इस बात के लिए कि कांग्रेस की सेशनल मीटिंग से ब्रिटिश राज को खतरा हो सकता है, तो लॉर्ड डफरिन ने सर सैयद अहमद खान को उकसाया एंटी कांग्रेस एक्ट करने के लिए। लेकिन ये बात किसी ख्याली पुलाव से कम नहीं, क्योंकि जब आप इसमें थोड़ा भी डीप डाइव करते हैं तो आपको पता चलता है कि कांग्रेस तो अभी 28 दिसंबर 1885 में ही बनी थी और फर्स्ट मीटिंग A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के अप्रूवल से ऑर्गेनाइज करी थी, और सर सैयद अहमद खान इससे पहले 1883 में ही दो अलहदा कौमों की बात कर चुके थे पटना के एक एड्रेस में, जिसे हम टू नेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जो पहले ही मुसलमानों की मॉडर्न एजुकेशन के लिए पुश कर रहे थे। और 1875 में एक कॉलेज जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं इस्टेब्लिश कर चुके थे। इससे और पीछे 1867 में जाएं तो उर्दू मूवमेंट की शुरुआत भी इन्होंने ही करी। सर सैयद अहमद खान ही वो शख्स थे जिन्होंने मुसलमानों को हमेशा इस बात की ताकीद करी कि पॉलिटिकल अफेयर से दूर रहा जाए। ये उस वक्त की बातें हैं जब लॉर्ड डफरिन का वजूद या कांग्रेस नामी पार्टी की सोच भी नहीं थी, तो लॉर्ड डफरिन का उकसाना या एंटी कांग्रेस मुहिम चलाना, हाउ इज इट पॉसिबल? सर सैयद अहमद खान ने हर उस डिमांड को अपोज करा जो मुस्लिम के पॉलिटिकल राइट्स के अगेंस्ट थी। एंड इन 1883 सर सैयद अहमद खान पटना के एक एड्रेस में क्लियरली ये बात कह देते हैं कि दोस्तों, इंडिया में दो वाज़ेह कौमें हैं जिसे हम हिंदू और मुसलमान कहते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि बाय द अर्ली 1900s एक सेक्शन था एलीट मुस्लिम्स का जो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता था इस टू नेशन थ्योरी में। अक्टूबर 1906 35 मुस्लिम लीडर्स जाते हैं उस वक्त के ब्रिटिश वायसराय के पास और डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, और 30 दिसंबर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वजूद में आती है बाय सलीमुल्लाह खान एट ढाका, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। शुरुआत में कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना इस टू नेशन थ्योरी को अपोज कर रहे थे और वो पार्टीशन के भी बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। बाद में वो भी पार्टीशन के साथ थे, लेकिन इस वक्त वो पार्टीशन को अपोज कर रहे थे। लेकिन मुस्तकिल कोशिशों के बाद 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट करा जाता है, जिसे मिंटू मोरले रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इस सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब सिर्फ इतना था कि कुछ ऐसी सीट्स होंगी जहां पे सिर्फ मुस्लिम लीडर्स ही खड़े होंगे और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वहां पे वोट कर सकते हैं। इधर हिंदूज का एक सेक्शन पैरानॉइड फील करने लगा
उन्हें लगने लगा कि हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसी कुछ हिंदू लीग्स भी बनने लगीं, जैसे अखिल भारतीय हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वगैरह। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी था कि ब्रिटिश स्कूल्स में जो हिस्ट्री पढ़ाता था वो एक डिस्टॉर्टेड वर्जन था हिस्ट्री का, और इस सब को नज़र में रखते हुए सबके दिल में डर पैदा होने लगता है कि कहीं अपोजिट पार्टी टेक ओवर न कर ले पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। और यही डर था जो अगले कुछ सालों में जाके राइट्स में बदल जाता है। 1920s के टाइम में रिलीजियस राइट्स देखने को मिलते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच। ये राइट्स पहले इतने आम नहीं थे, लेकिन 1920s का ही वो वक्त था जब ये राइट्स उभर के सामने आए। अब यहाँ कुछ बात अधूरी रह रही है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो अभी तक पार्टीशन को अपोज कर रहे थे, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में क्यों आ जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1904 में पहली मर्तबा वेरी फर्स्ट टाइम 1904 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करी थी। अभी तक सेपरेट होमलैंड या पार्टीशन या एक अलहदा कंट्री के बारे में किसी ने इस तरीके की बात नहीं करी थी। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद कांग्रेस दो हिस्सों में टूट जाती है, एक थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे जो सेपरेशन चाहते थे और मॉडरेट्स वो लोग थे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे। कायदे आज़म वॉज विद मॉडरेट्स एट द टाइम। और फिर कहानी में आता है ट्विस्ट और एंट्री होती है 1915 में करमचंद मोहनदास गांधी की, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें उसी टाइम से बदलना शुरू होती हैं। स्टार्ट से ही मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट रही है। वक्त के गुजरते गांधी जी की कांग्रेस में बढ़ती हुई इमरजेंस के नतीजे में 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से रिजाइन करते हैं एंड परमानेंटली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। और यहीं से गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच म्यूचुअल डिसलाइक्स बढ़ने लगते हैं और यहीं पे क्लाइमेक्स होता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। अब ऐसे हालात में मुस्लिम्स ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स को रिवाइज करा और अब मुसलमान प्रिजर्वेशन चाहते थे पंजाब और बंगाल में मुस्लिम अक्सरियत की बुनियाद पर, सिंध और बॉम्बे की अलहदगी, बलूचिस्तान एज अ सेपरेट प्रोविंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP। लेकिन अभी तक एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट कंट्री की बात किसी ने नहीं करी थी। हालात हद से ज़्यादा बिगड़ चुके थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक इजलास में डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साफ और खुले अल्फाज में कहते हैं कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, यानी एक अलग कंट्री, जिसको अग्री करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम अक्सरियत वाले एरियाज को सेपरेट मुस्लिम स्टेट में शामिल करने की डिमांड रखते हैं। इस एड्रेस के 3 साल बाद 1933 में चौधरी रहमत अली अपने 3 कैम्ब्रिज कलीग्स के साथ एक आर्टिकल शाया करते हैं जिसका टाइटल था नाउ और नेवर, जिसमें वो पाकिस्तान का नाम प्रेजेंट करते हैं एज एन एक्रोनियम ऑफ पंजाब, अफगानिया NWFP, कश्मीर, इंडोसिन एंड सफिक्स ऑफ बलूचिस्तान। ऑन 23 मार्च 1940 ये 27th एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जिसे लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। एक तारीखी करारदाद मंजूर होती है इस दिन, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना साफ और खुले अल्फाज में 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर बात करते हुए कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग मजाहिब से ताल्लुक रखने वाली कौमें हैं। बात नजरिए की हो या समाजी रस्म रिवाज की, हर एतबार से बुनियादी तौर पर अलग हैं। और एक फ्री इंडिपेंडेंट सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड करते हैं जिसका नाम 1933 में चौधरी रहमत अली की जानिब से तजवीज़ किया जा चुका था, और यहीं से आगाज़ होता है पाकिस्तान मूवमेंट का। बात को आज़ादी की तरफ ले जाते हुए बात अब सिर्फ इतनी ही है कि अक्टूबर 1946, और ये बात सबको समझ आ जाती है कि इन मसाइल का हल कुछ नहीं सिर्फ पार्टीशन है। ये बात सबको वाज़े तौर पर समझ आ गई थी कि अब कुछ भी हो जाए, लेकिन सेपरेट मुस्लिम स्टेट के बगैर अब मसाइल का हल नहीं। जो बात मैंने इस वीडियो के आगाज़ में बयान करी थी कि पार्टीशन का फैसला आज से कुछ महीने पहले ही ले लिया गया था, वो यही ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिसने पार्टीशन प्लान दिया, और आफ्टर अप्रूवल इस वक्त के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को पार्टीशन का प्लान रेडियो पे अनाउंस करा। First course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the Cabinet Mission Plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. And as a result, आज से ठीक 76 साल पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आता है एंड 15 अगस्त 1947 को इंडिया वजूद में आता है। तो दोस्तों, आज की कहानी थी पार्टीशन 1947 के हवाले से। इसमें अगर कोई कमी
या कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।